Hi, good evening everyone. वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ चेंज मेकर्स क्लब। और आज हमारे इस सेशन के जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर दीपक मेहंदी दत्ता जी। आपने 20 ईयर्स से ज़्यादा एग्री जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उस सेक्टर में काम किया है। इससे पहले भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में एमएनसीज में भी सर वर्क कर चुके हैं। करंटली सर जो है वो फाउंडर हैं जार्ड्स के, और जार्ड्स के नोडल ऑफिसर भी हैं, जो कि जार्ड्स एग्री बिजनेस एग्री क्लिनिक सेंट्रल स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सर का एक बहुत अच्छा सेटअप है जो मुरादाबाद में आप देख सकते हैं, मनोहरपुर में, जिसमें आप बहुत सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, स्टार्टअप से जुड़ी हुई स्कीम्स का फायदा भी उठा सकते हैं। उनके बारे में बहुत सारी जानकारी भी ले सकते हैं। सर वेलकम हमारे सेशन के लिए। थैंक यू, नमस्कार। सर मैं सबसे पहले शुरुआत इसी चीज से करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सर आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में और अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दें हमारे ऑडियंस को। थैंक यू। जैसा आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर दीपक मेहंदी दत्ता है। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि नहीं थी और मेरे घर में खेती कभी नहीं होती थी। मैंने खेती देखी भी नहीं। इत्तेफाक था कि मेरा नगर में एडमिशन हो गया। मैं इंटर तक बायो स्टूडेंट था। सीपीएमटी पीएमटी होती थी जो आजकल नीट हो गया है, उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो पन्नगर में एडमिशन हो गया। तो मैं पन्नगर चला गया और वहां जब मैं गया पढ़ने के लिए तो मुझे एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल एबीसीडी नहीं पता। मैं अपने साथियों से, दोस्तों से पूछता था, यार ये क्या, गेहूं कैसा होता है और धान कैसा होता है। तो वो लोग मुझे बताया करते थे कि ऐसा ये है। तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे घर में भी बहन भाई मजाक उड़ाते थे कि यार हमारा भाई किसान बनेगा, गरीब बनेगा, ऐसा होगा। तो थोड़ा डर लगता था, लेकिन मैंने उसको चैलेंज लिया और मैंने वहाँ बीएससी किया। बीएससी करने के बाद में मेरा को जॉब लग गया। तो मेरे को क्योंकि डर था, मैंने आगे पढ़ाई उस समय नहीं किया और मैं एकदम जॉब में चला गया। फिर कुछ समय बाद जॉब किया, फिर छोड़ा, फिर जॉब किया, फिर छोड़ा। फिर मुझे लगा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। फिर बाद में मैंने पीजी किया, पीएचडी किया और कुछ जगह जॉब्स किया। गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर में भी रहा। फिर मैंने छोड़ करके और अपने को एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे लगा कि लोगों के लिए हम अपने स्किल को किल कर रहे थे वहां बैठ के, कुछ उसका फायदा लोगों को मिले, तो मैं इस क्षेत्र में आ गया। बहुत बहुत अच्छी जर्नी, और मुझे लगता है जर्नी जितनी बड़ी है उसको बहुत संक्षिप्त में आपने बताया। सर आज का जो टॉपिक है आप जानते हैं, हमारी इस पे बात भी हुई थी कि आज का टॉपिक कंपोस्ट से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, और जो एग्रीकल्चर में अभी आने वाले जो नए आयाम हैं उनसे रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले सर यही जानना चाहता हूँ, लेमन टर्म्स में अगर हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहें तो खाद क्या है, कंपोस्ट है क्या बेसिकली, और उससे जुड़े फैक्ट्स क्या हैं, मिथ्स क्या हैं। देखिए, कंपोस्ट जो टर्म है, एक उसको छोटा भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट हैं उससे हम जो कंपोस्ट है उसको हम बना सकते हैं। चाहे वो हमारा किचन वेस्ट हो, चाहे हमारा वो एनिमल डंग हो, काउ डंग हो, बफेलो डंग हो, उसको हम यूज कर सकते हैं। और प्लांट रेसिड्यूज हैं उनको हम कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक का साइकिल अलग अलग है, टाइम अलग है। आज के टाइम में उसको वर्मी कंपोस्ट, ज्यादा लोग उसको जानते हैं वर्मी कंपोस्ट को। वो केचुआ खाद है, केचुआ खा करके उसको बनाता है। तो उसको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर जो मिल जाता है उससे वो अर्थवर्म खाद बना देता है। तो बेसिक हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे कि केंचुआ किसान का मित्र होता है। तो मित्र इन द सेंस क्या होता था कि केंचुआ जो है उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक चिकना लसलसा सा मटेरियल लगा रहता है। वो ह्यूमस होता है, ह्यूमिक एसिड है। वो जब जमीन में जाता था तो वो सॉइल में चला जाता था, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती थी, उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते थे। तो वो आज अर्थवर्म से उसको नए फॉर्म में ला करके हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने लग गए हैं और वर्मी वॉश है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिक चीजें हैं जिनको आज लोगों के टच में आ गई, उसको यूज करने लगे। अगली पहले खाली गोबर की खाद या हरी खाद गांव में यूज करते थे। वो थोड़ा सा उससे जुड़े सर एक इसमें क्या मतलब, अगर हम लोग कुछ मिथ्स की बात करें कंपोस्ट को लेकर के, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपोस्टिंग जो है वो वहां से स्मेल आती है एक अलग तरीके की,
उसको हम घर में भी नहीं कर सकते, किचन वेस्ट को घर में रखेंगे तो सड़ने की बदबू तो नहीं आएगी। या फिर फार्मर्स जो है वो भी कंपोस्ट को बहुत सारी इकोनॉमिक्स उससे जुड़ी हुई चीजें बताते हैं कि अरे ये महंगा बहुत है, जमीन पे ज्यादा खपत लग जाती है। क्या सर वो फैक्ट्स? देखिए ऐसा नहीं है। गोबर की खाद हर गांव के किसान के पास में एक दो चार पशु जरूर होते हैं, और आज हमारे यहाँ छुट्टा पशु की बहुत बड़ी समस्या एक खड़ी हो गई है। जो जो लोग केवल ये समझते हैं कि पशु हमने पाल रखा है, गाय भैंस जो भी है उसको खाली दूध के लिए समझते हैं जी। लेकिन दूध से ज्यादा इकोनॉमिक्स गोबर और गौमूत्र से जुड़ी हुई है। तो अगर उस गोबर को गांव के अंदर हम देखते हैं, आप गांव में जाएंगे तो पहले क्या होता था कि पहले गांव जो हम कंपोस्ट बनेगी उसका एक वो होता है कि आप 1 मीटर से का गहरा गड्ढा खोद करके ही डालेंगे, लेकिन आज किसान क्या करता है उसको सड़क के किनारे डाल देता है खुले। अब जो कंपोस्ट या गोबर डंग है, काव डंग है या बफेलो डंग है, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो एनिमल खाता है तो वो डंग के साथ बाहर आ जाते हैं और वो उसके लिए फायदेमंद होते हैं हमारी जमीन के लिए। तो जब किसान जो है उसको सड़क के किनारे डाल देता है, उसके ऊपर बारिश आती है, पानी पड़ता है, तो वो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। और जानवर जो है क्योंकि हरा चारा खाता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे वीड्स के सीड होते हैं, घास जिससे उगती है, वो एनिमल के खाता है और वो सीधे ऐसे डंग के अंदर बाहर आ जाते हैं। तो गांव में जब उस कंपोस्ट को जो सड़क के किनारे पड़ी हुई है उसको फार्मर अगर खेत में यूज करता है तो उसके खेत में घास ज्यादा उगती है, और जब घास ज्यादा उगेगी तो वो न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेगी मेन क्रॉप के साथ में, तो वहां प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि आप कंपोस्ट को गड्ढा करके उसके अंदर दबाइए, 1 साल के बाद यूज करिए। कुछ बार क्या होता है कि जल्दी यूज कर लेते हैं, उससे खेत के अंदर टर्माइट की समस्या आ जाती है, दीमक हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं लेकिन उसको सुधारी जा सकती हैं। उसी गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर हम गोबर की खाद की बात करें तो उससे 4 गुना न्यूट्रिएंट पावर जो है वो वर्मी कंपोस्ट के अंदर आ जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट के अंदर किसी तरीके की स्मेल नहीं आती है। डंग के अंदर तो थोड़ी आएगी भी सही, लेकिन जब आप उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं, सॉइल जैसी एकदम स्मेल, मिट्टी वाली स्मेल। हाँ जी, एकदम अच्छी खुशबू आ जाती है। सर मतलब एक टर्म और है जो इस समय बहुत ज्यादा चलन में है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी इस चीज पर बहुत जोर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी इस चीज पर फोकस कर रही है कि हमें अपनी इस जो ये लाइफ स्टाइल जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक वेजिटेशन पे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सर वो क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? जहाँ तक जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, दो दो टर्म्स हैं। जैविक खेती में क्या है कि हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाजार से बनी हुई खरीद करके यूज करते हैं, और प्राकृतिक खेती जो नेचुरल फार्मिंग है, जो नेचर की चीजें हम उनको उसको यूज करते हैं। अगर हम 60s से पहले की बात करें तो हमारे देश के अंदर केवल नेचुरल फार्मिंग ही होता था। ना यूरिया था, ना कोई ऐसे इंसेक्टिसाइड थे, तो नेचुरल फार्मिंग होता था। उस समय हमारी आबादी जो थी वो 40 करोड़ थी, आज हम 140 करोड़ हो गए। तो सारे के सारे अगर नेचुरल फार्मिंग पे कन्वर्ट हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने देश को के जनता को खाना खिला पाए। आज हम निश्चित तौर पे सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड के अंदर, वो बस उसके पीछे सारा केमिकल है, लेकिन केमिकल्स के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इतनी सारी बीमारियां जो हो रही हैं आज के टाइम में, वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड है या फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसका एक्सेस यूज। एक्चुअली फार्मर तक हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो फार्मर को जाकर के सारी चीज बता पाए कि वो क्या करना है, उसको कौन सा चीज यूज करना है, किस इंसेक्टिसाइड को जाना है। कुछ कंपनीज बाजार के अंदर ऐसे आए हैं कि वो अपने माल को बेचने के लिए फार्मर को उस टाइप की टीचिंग्स दे देते हैं कि वो उनको यूज करता है।
जैसे अब कोराजन है, कोराजन एक इंसेक्टिसाइड है, उसको शुगर केन में लोग यूज करते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कई जगह फीड में देखने को मिलता है कि वो वेजिटेबल पे यूज कर रहा है। अगर वो वेजिटेबल पे यूज कर रहा है तो वो बहुत डेंजरस है। वो उसके अगर खाने वाले को कैंसर से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं। ऑयल बेस्ड होने की वजह से जब स्प्रे करा और मार्केट में अगर वो ले आया तो आप उसको धोइए, क्योंकि उसका ऑयल बेस्ड है, वो आपके वो साफ नहीं होगा और अल्टीमेटली वो आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। तो वो अपने अंदर तमाम बीमारियां क्रिएट करेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम एक सॉल्यूशन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कर सकते हैं, और लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करेंगे, लेकिन जितनी नीड है उतना करें। और एक बात और है, लोगों के में थोड़ा सा एक मिथ रहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे हम तो हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा। जनरल अगला क्वेश्चन भी था कि क्या कोई ड्रॉबैक है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, क्योंकि किसान इकोनॉमिक्स से बात करता है, इकोनॉमिक्स क्या है जी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर बॉडी या प्लांट, ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, वो हम किसी भी रूप में पूरी कर रहे हैं। मान लिया उसको नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन अगर वर्मी कंपोस्ट या और कोई जीवामृत है या इस टाइप से बना करके हम यूज कर रहे हैं, वो अगर उसको नाइट्रोजन पूरी मिल रही है, फास्फोरस मिल रहा है, पोटाश मिल रहा है। एक्चुअली केमिकल का क्या है, केमिकल का इफेक्ट एकदम आता है और वो उसका रिजल्ट एकदम दिखाई देता है। और वो उससे क्या होता है कि केमिकल या तो एक्सेस जो केमिकल होगा जो प्लांट ने ले लिया, बाकी क्या लीच कर जाएगा या फिर एवोपरेट होगा, उससे हमारा एनवायरनमेंट बिगड़ेगा। तो जहां हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक कंपोस्ट की बात करते हैं, तो कंपोस्ट जो हमारे खेत में जाएगी वो 3 साल तक असर करती है। तो पहले साल में हो सकता है कि फार्मर को प्रोडक्शन पे कुछ असर पड़े, लेकिन सेकेंड ईयर से उसका इम्प्रूव हो जाएगा और मार्केट भी ऑर्गेनिक में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो अगर वो फार्मर फैमिली फार्मर बन जाए और वो उसके साथ एक फार्मर के साथ हम 10 फैमिली या 5 फैमिली जोड़ दें जो उन फैमिलीज के लिए प्रोडक्शन करे, तो दोनों साइड में विन विन सिचुएशन हो सकती है। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो केमिकल्स खा रहे हैं, उससे हम बचेंगे तो हमारे को हमारी हेल्थ में सुधार होगा, हमें अपनी हेल्थ के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी मेडिसिन को हमें नहीं लेना पड़ेगा। तो वो ये सर मुझे लगता है कि ये कंसाइंस लोगों में पिछले कई सालों से डेवलप भी हुई है, जब से टेक्नोलॉजी पहुंची है फार्मिंग में। बहुत सारे एमएनसीज में काम करने वाले ऐसे लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, जिन्होंने एमएनसीज को ड्रॉप करके वर्टिकल फार्मिंग शुरू करी, या आपकी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग शुरू करी, या वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तब्दील होकर वो अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ करके वापस से किसानी करनी शुरू की। फिर उनसे पूछा इसमें क्या बेनिफिट्स है, तो उन्होंने बताया कि इसकी इकोनॉमिक्स और भी ज्यादा अमेजिंग है अगर उसको जाना जाए तो अभी गुड़गांव में एक पूरा पीपल फार्म करके या नीम फार्म करके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी कुछ एक्टिविटीज वहाँ करी है। तो मुझे लगता है सर अगर एक आई ओपनर भी है ये हमारे लिए कि लोग अगर इस लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तब्दील भी हो। बिल्कुल, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बैक टू बेसिक है। हमारा बेसिक यही था, हमें वहां वापस जाना पड़ा है, क्योंकि इतने सारे हमारे को डिजीज और ये सब घेर लिया है बॉडी को, तो बॉडी में रेजिस्टेंस पावर नहीं रही। हम क्या खा रहे हैं, जब गेहूं की कोई वैरायटी रिलीज होती है तो उसके अंदर जो प्रोटीन परसेंटेज होती है वो 11 to 13-14 तक होती है, डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आज जो हम गेहूं खा रहे हैं, अगर आप उसको टेस्ट कराने जाएंगे आप तो उसके अंदर 4 to 5% प्रोटीन है। अब किसी की अगर भूख 2 चपाती की है तो वो 4 तो खाएगा नहीं, उतना ही खाएगा, तो उसके अंदर प्रोटीन इंटेक कम हो गया, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर कम हो गई, बहुत सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं। हमको जो फूड है, अगर हम ऑर्गेनिक, अब ये कम क्यों हुआ वीट के अंदर, ये सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट नहीं रहा, हम क्रॉप रोटेशन नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंगल क्रॉप कर रहा है। अब ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है, जब हम कंपोस्ट हम फील्ड जमीन के अंदर डालेंगे तो जमीन के अंदर क्या होता है कि
ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो वो एक्टिव ज्यादा हो जाएंगे, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, पोरस हो जाएंगी, जमीन में एरेशन होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन कम नहीं होगा, एक साल हो सकता है कुछ कम लगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप फार्मर को हमारे प्रोडक्शन अच्छा मिल सकता है। सर ये सिर्फ प्रोडक्शन के टर्म्स पे ही क्यों लोग देखते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन को ही देखते हैं? मुझे लगता है सर इसमें दो बेनिफिट्स और हैं, जो अगला क्वेश्चन भी है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं या कंपोस्ट हम लोग यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर, तो लैंड पर, एनवायरमेंट पर और फार्मर पर क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स है, वो सर मुझे। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे अभी मैं आप बता रहा था कि केमिकल हमने यूरिया अगर डाला खेत में, अगर धान का खेत है उसमें पानी खड़ा है, यूरिया डाला तो वो मीथेन बनेगा, मीथेन गैस बनेगी, वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। कुछ और आपने क्रॉप के अंदर डाला तो प्लांट जिस समय, क्योंकि वो केमिकल है उसका इफेक्ट एकदम आना है, तो जितना प्लांट इनटेक कर सकता है वो ले लेगा, अपटेक करेगा, और बाकी क्या होगा वो लीच कर जाएगा या एवोपरेट होगा। जब लीच करेगा तो हमारी सॉइल को इफेक्ट करेगा, सॉइल हेल्थ को खराब करेगा, और एवोपरेट होगा तो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेगा। तो एनवायरनमेंट खराब, अभी आप देख रहे हैं कि वेदर में कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ये भी एक केमिकल का इफेक्ट है जो ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे एनवायरनमेंट के हमको दर्द झेलने पड़ रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है फार्मर या अभी तो लोग रूफटॉप फार्मिंग है, आपका बहुत सारी और चीजें हैं जिनको हमारे जो हाउस होल्ड घर के अंदर भी लोग कर सकते हैं। अब मैं अपना घर, अपनी सब्जी इस टाइप से भी अगर बनाए, तो अगर किसी के पास लैंड है या नहीं तो छत है तो रूफ के ऊपर चला जाए, बालकोनी है तो बालकोनी में चला जाए, तो कंपोस्टर गार्डन है और हाइड्रोपोनिक है, ऐसे सिस्टम लगा करके हम अपनी सब्जी को ऑर्गेनिक पैदा कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक जितना हम सेव कर लें, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि 100% हम ऑर्गेनिक खा लेंगे, तो हो सकता है लेकिन 50% पे आ जाए, 50-40, मतलब जितना हम बॉडी को उससे केमिकल से बचा सकें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है सर इसीलिए शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनी हुई जो वेजिटेबल्स आती हैं मार्केट में, उनका रेट 2 गुना 3 गुना है नॉर्मल इससे। यस, और ये अभी मेट्रो सिटीज में ये तो चलन भी है कि वो स्पेशली ऑर्गेनिक वाली चीजों को ही जो लोग हैं वो प्रीफर करते हैं, वो इन चीजों को छोड़ चुके हैं जो नॉर्मल मंडी में उनको मिलती है। कई जगह देखा मैंने, अभी जो हमारे बड़े लैंड होल्डिंग्स हैं, बड़ी लैंड होल्डिंग्स किसान के अलावा शहर के लोगों के पास भी है, उन लोगों ने प्लॉट्स कर दिए, 200-200 मीटर का प्लॉट बना दिया, और आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल बताइए। नहीं, हम उस 200 मीटर के अंदर आपकी चॉइस वेजिटेबल ग्रो करेंगे, आपको बस इतना रुपया देना है और आप वहां जाइए, अपने आप को सब्जी जो आपकी चॉइस की सब्जियां हैं, जो सीजन है उस सीजन के अकॉर्डिंग लगी हुई मिलेगी आपको, आप पिक करिए और जाइए। जितना आप नेचर के नजदीक जाएंगे आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं, वो भी एक वो है। तो अभी ये मेट्रोस के अंदर या जहाँ लैंड्स हैं, एनसीआर में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लैंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि खाली एनसीआर ही है, बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर भी ये स्टार्ट हो गया है, और ऐसे धीरे धीरे अगर ये रूट लेवल तक जाने की जरूरत है। और मेरे को लगता है कि फार्मर को हम अगर फैमिली से जोड़ देंगे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, फार्मर को भी और हमको भी, जो हमारे जनरल पब्लिक है उसको भी, दोनों की विन विन सिचुएशन आ जाएगी। सर मतलब निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, और यही मतलब स्कीम्स है शायद जिसको गवर्नमेंट भी आजकल प्रमोट कर रही है कई कई अलग अलग माध्यम से। सर एक बहुत कॉमन टर्म भी है और आए दिन हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं, क्रॉप रेसिड्यू होती है, लोग उसको, किसान अमूमन उसको जलाना पसंद करते हैं। क्या ये शुरुआत से ही ऐसा था कि स्टेबल बर्निंग हुआ करती थी, या पहले ट्रेडिशनली कुछ और हमारा कल्चर था, आज हमने उसको तब्दील कर दिया है, अब फिर से हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने के उसमें लगे हुए हैं कि हम फिर से क्रॉप रेसिड्यू को भी प्रॉपर तरीके से यूज करें, और हम सब लोग जानते हैं इसका बेनिफिट है, तो उस पर सर मैं जानना चाहता हूँ। ये क्रॉप रेसिड्यू की बात है, पहले एक्चुअली इतनी मशीनरी नहीं थी, फार्मर जो था क्रॉप जब हार्वेस्ट करता था तो वो हाथ से दराती से इससे करता था, तो उतना रेसिड्यू रह भी नहीं जाता था खेत के अंदर।
आज जो हम कंबाइन यूज कर रहे हैं, मशीनरी हो गया, तो वहां पे क्या होता है कि क्रॉप का काफी सारा पोर्शन रह जाता है। अब रह जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि अब आदमी को लगता है कि ये इसको जला दो, लेकिन जलाने से क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर ये मिथ आ गया कि इसको जलाएंगे तो जो ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो खत्म हो जाए। लेकिन बेनिफिशियल भी तो खत्म हो जाएंगे, ये किसने छांट लिया कि ये नॉन बेनिफिशियल और बेनिफिशियल बेनिफिशियल है। उसके अलावा हमारे जमीन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरियाज हैं, वो भी लॉस में चले जाते हैं, तो सॉइल हेल्थ खराब होती है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसको खेत के अंदर एक पानी भर के और उसके अंदर जुताई कर दीजिएगा। वो सॉइल में अगर मिल जाएगा तो सॉइल हेल्थ भी सुधरेगी और ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा जमीन के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से क्या होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी सॉइल की, तो पानी भी हमको कम देना पड़ेगा और क्या नाम है आपका, प्रोडक्शन भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। अगर थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल अगर कर सकता है, अगर ऑर्गेनिक नहीं कर रहा है तो पानी भरिए, उसके अंदर 1 एकड़ के अंदर 2.5-3 किलो यूरिया आप बिखेर दीजिएगा और ट्रैक्टर चलाइए, सारा कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। तो जलाने से तो बहुत सारे कार्बन विषयों पे अंतर पड़ रहा है, हमारा एनवायरनमेंट पे असर पड़ रहा है, कितना सारा जो हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। एनसीआर में देख रहे हैं कि अभी हर जगह पे ऐसा वो हो गया है, तो वो तो हमको रोकना ही पड़ेगा। और उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती से तो रोक नहीं सकते, इतना कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, फाइन भी है, लेकिन ये है कि अगर हम एक्सटेंशन करें, फार्मर को समझाएं, फार्मर को पता लगे, तो अवेयरनेस से ही काम होगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वहाँ अवेयरनेस की कमी है। आप शहर के क्लब्स देखेंगे तो वो शहर की सीमा में ही काम करते हैं, लगता है गांव के अंदर कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन गांव के अंदर बहुत जरूरत है। और मैं तो लगभग एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर गांव में घूमता था। एक समय था जब मैं शुरुआत में आया तो मैं कम से कम 150 किलोमीटर डेली गांव में जाता था। तो मैंने गांव को नीचे से पढ़ा एकदम, क्योंकि मेरा गांव नहीं था कोई, मैं गांव का रहने वाला नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था गांव में होता क्या है। मैं उस कल्चर को मैंने देखा और सीखा, मुझे लगा कि यही कल्चर है जो हमको आगे, हमारा कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और अगर एग्रीकल्चर सुदृढ़ हो जाएगा तो हम अपने आप सुदृढ़। हमारे यहाँ रिसेशन नहीं आता, आप देखेंगे तो क्यों नहीं आता, क्योंकि हम 60% एग्रीकल्चर में बेस करते हैं, और कंट्रीज जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे रिसेशन जल्दी आ जाता है। अब सर लेकिन एक नई स्टडी अभी ये भी थी कि जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो चुका है, एंड इट इज नियरली 16%। तो हम जहाँ एक बार 49% हम कंट्रीब्यूट करते थे, मोर देन 50% हम जीडीपी हमारी देश की जो थी वो एग्रीकल्चर से आती थी, आज 16% है। लेकिन गवर्नमेंट अब इस पर काम कर रही है कि 16 को वापस से बढ़ाया जाए। हर व्यक्ति एमएनसी में चला जाएगा तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं फार्मिंग या जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे वो जो हमारे एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे। सर एक चीज़ और है इसमें, अगर हम ये कहें कि ये जो क्रॉप बर्निंग है, ये सारी चीज़ें, तो मेजरली क्या आज की तारीख में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है कोई जो बर्निंग के अलावा अगर हम कुछ और एक मशीन भी ऐसी चल रही है जिससे वो क्रॉप रेसिड्यू को वापस से और छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके अब आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, अब उसको छोटा छोटा करके ब्लॉक बना करके जहाँ पे हमको फ्यूल के लिए यूज करना है हम वहाँ यूज कर सकते हैं उसको। वेस्ट डिकम्पोजर आ गया, वेस्ट डिकम्पोजर को आप स्प्रे कर दीजिए तो जितना है वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो सॉइल में मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी मशीन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम अपने कंट्री का एक लार्ज मास हम एग्रीकल्चर के एंटरप्रेन्योरशिप में भेज सकते हैं। बेसिक मैं एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पे ही काम करता हूँ, तो मैंने देखा मेरे पास मोर देन 5000 एंटरप्रेन्योर्स हैं आज, जिनको मैं लिस्टेड में दिखा सकता हूँ कि आप ये देखिए ये करोड़पति बच्चा एग्रीकल्चर के अंदर आ गया है। तो मोर देन 5000 मेरे एंटरप्रेन्योर्स हैं। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा एंटरप्रेन्योर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो घर से मिल रही है। हाँ, कोई यूपी का डिस्ट्रिक्ट नहीं, 75 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आज भी मेरी क्लास के अंदर बिहार के बच्चे बैठे हैं और 17 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे बैठे हैं। बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट के बिहार के बच्चे हैं,
तो एग्रीकल्चर के अंदर अपार संभावनाएं हैं। बस हमको एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर लगता है कि ये गांव के आदमी का है, गंदे कपड़े पहनने वाले का है, ये टूटी सड़क का है, ये कहीं नहीं है। बेसिक मैं आपको बताया कि मैं खुद शहर में रहने वाला आदमी, मेरे फादर ग्रैंडफादर सब लोग जॉब में थे, अच्छी जॉब्स में थे, और मैं इत्तेफाक से एग्रीकल्चर पढ़ा। अभी तो मैंने अपने मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उनको भी एग्रीकल्चर पढ़ा दिया। मैंने उनको भी बोला कोई कल्चर नहीं, देश का कल्चर है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, वर्मी कंपोस्ट है। आप देखिए गोबर है, अगर गाय का गोबर गांव के अंदर भैंस गोबर वो ऐसे फेंक रहा है, बिल्कुल फ्री है। और आप ये समझिएगा कि एक गाय भैंस जो भी है वो लगभग 7 से 10 किलो तक गोबर रोज पर डे दे रही है। अब वो गोबर सड़क के किनारे डाल के फेंक रहा है। आप उसकी अगर वो वर्मी कंपोस्ट बनाए, अब वर्मी कंपोस्ट मान लिया उसके अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर खत्म हो गया, मॉइस्चर कम करके भाई मॉइस्चर कम हो जाएगा जब बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर 10 किलो से 4 किलो भी बन गया, और 4 किलो वर्मी कंपोस्ट अगर वो 10 मार्केट में बेचे, और 15 रुपए किलो भी अगर वो गार्डनर को या आपका किचन गार्डन करने वाला लोगों को इनको दे दे वो, तो 60 रुपए की होगी। अगर 10 एनिमल रखे हुए तो वो 600 रुपीज पर एक आदमी हो गया, महीने में 18,000 रुपए का आदमी हो गया। तो उसे क्या जरूरत पड़ेगी, वो भी वेस्ट से, वो भी वेस्ट से ना। ये तो वो है। फिर काउ यूरिन से आप समझिएगा कि लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है ना। काउ यूरिन से इंसेक्टिसाइड बनाए जा सकते हैं। तो वो ये सारी चीजें वो बना सकता है। अभी हमने यहाँ अपने इंस्टीट्यूट पे एक प्लांट लगाया है जो ऑटो है, ऑटो चलता है वो, उसमें कुछ नहीं करना। वो आपको बताऊं उसकी कॉस्टिंग आई है 1,10,000 रुपए। वो यूपी में कहीं नहीं है। वो एक छोटी सोलर प्लेट से चलता है, और उसके अंदर हम लोग काउ यूरिन और काउ डंग, उसके अलावा कुछ चीजें और हैं, मतलब दाल का बेसन है, या इन चीजों को यूज करके हम लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के लिए यूज किया है। उसी से हम लोग कुछ प्लांट्स के लीव्स है या कुछ और पार्ट्स लेकर के इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर बना देते हैं। तो वो अगर हमारी कम्युनिटी वेस्ट पे भी लग जाए, वो जो बनाया हमने 1,10,000 रुपए कॉस्ट आई है, वो 50 एकड़ की खेती के लिए वो सारा इनपुट पैदा कर सकता है। अगर गांव में कम्युनिटी वेस्ट पे 10 वो लग जाए, तो 50 एकड़ के फार्मर का एक समूह बना करके लगा दिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि फार्मर को बहुत बड़ा इनपुट जीरो हो जाएगा उसका। तो वहां फार्मर की इनकम बढ़ेगी, और पब्लिक को भी नेचुरल खाने को मिलने वाला है। सर ये आपने कहीं ना कहीं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट आपने टच किया है, ये जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि इंडिया अपना जो पोटेंशियल है, जो रियल पोटेंशियल है, वो कैसे यूटिलाइज कर सकता है, और फार्मिंग में मतलब क्या संभावनाएं हैं, व्हाट यूथ कैन टेक फ्रॉम दिस। देखिए फार्मिंग की संभावनाएं तो हमारे देश के जितने भी हमारे संत गुरु लोग हैं, आप देखेंगे कि वो उनका जितना भी है कुछ भी वो बना रहे हैं या कर रहे हैं, वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड है। हर बाबा जी जो बना रहे हैं वो सब एग्रीकल्चर से बना है। तो वहां हम अपने यूथ को बहुत सारी चीजें सिखा और बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, बी कीपिंग पे चला जाए, और डेयरी पे चला जाए, पोल्ट्री पे चला जाए, पिगरी पे चला जाए। तो ऐसी चीजें इतनी सारे वो चीजें हैं जहाँ पे जो हमारा वो गांव का बच्चा है या शहर का, आप देखेंगे अभी आईआईटी के लोग हैं जो आकर के कंपनी बना करके और एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आईआईटी करने के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए ना। लेकिन क्या है कि गांव के बच्चे को थोड़ी दिशा देने की जरूरत है। अगर उसको हमने अच्छी दिशा दे दिया और हर गांव में हमने कुछ एम्बेसडर बना दिए, तो मुझे लगता है कि वहां एक गांव में तरक्की की लहर उठ जाए। तो ये एक अच्छा हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को, और कंट्री हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हमारे पास नेचर की इतनी चीजें अवेलेबल है,
बस हमें उनको थोड़ा सीखना और स्ट्रीमलाइन करने की और जरूरत सुटेबल है। क्लाइमेट कंडीशंस क्लाइमेट भी हैं, कंडीशन बहुत है, अच्छी हम हमारे देश ऐसी के जगह पास रह में। रहे हैं कि वहाँ हर बरसात का तरीके भी का मजा है क्लाइमेट और है। धूप का भी मजा है और सर्दी का भी मजा है। तो ये सारी चीजें हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज आ गई हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब अभी तो और संभावनाएं हैं। अब मिलेट्स देखिए, मिलेट्स के मिलेट्स के ऊपर ऊपर दोबारा मिलेट्स पद्मश्री मिला है इनफैक्ट अभी, जिन्होंने मिलेट्स पे काम किया था उन्हें। मिलेट्स में देखिए आप, अभी हमारा मिलेट्स के अंदर वेराइटल सीड इसके ऊपर काम ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम काम हुआ, बहुत ना के बराबर। आप ये समझो, क्योंकि इसको हमने ये मान लिया कि ये तो मोटा अनाज है, सेकंड दर्जे का अनाज है, ये हमें खाना ही नहीं है। ये खाना हाई ही क्लास के आज सामान है, आज हमें एक्सपर्टाइज लगता करके। है कि खाना ही ये है हमको ना। तो हमने जितना गेहूं और धान पे हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, उतना मिलेट्स पे काम नहीं हुआ। आज जो मिलेट्स पे जरूरत है, तो अब मिलेट्स शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है। अब एक लहर चली बहुत है, टाइम बाद ये में हमारे ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है, तो उनके आज मिलेट्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। स्पेशली सर डिपार्टमेंट्स भी बनाए हैं, डिपार्टमेंट्स स्पेशली बनाए मिलेट्स हैं। डे सेलिब्रेट किए जा Yes. रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। तो कहीं ना कहीं सर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा एक और डायमेंशन इससे खुल करके खुल हमारे के आ सामने। जाएंगे जी। सर एक कोई एक ऐसा मैसेज आप बताइए जिससे हमारा यूथ जो उनसे कनेक्टेड है वो एक डायरेक्शन ले पाए कि इस दिशा में उसको भी अगर अपना करियर बनाना है या एम्प्लॉयमेंट अगर वो देखना चाह रहे हैं। विशेष तौर पर सर मैं एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूंगा कि उससे रिलेटेड आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं और ये सब टॉपिक्स पे। मैंने बताया आपको, एग्रीकल्चर में अपार संभावनाएं हैं, खाली आपको सोच बदलनी है। बस ये मत सोचो कि एग्रीकल्चर का मतलब लोग समझते हैं खुरपा और फावड़ा होता है, वो नहीं होता है ना। मैं जब पढ़ने गया था ना, तो मेरे बहन भाई मुझे खुरपा कहते थे, बोले यार ये खुरपा आदमी है। लेकिन आज की तारीख के अंदर पूरा का पूरा बदल गया सिस्टम। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो मैंने फील किया, मेरा 20 साल का एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, और आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, तब भी आप पैसे कमा सकते हो। तो ये तो आप ठान लो कि मुझे इतने पैसे, और ईमानदारी से और दूसरे देश की सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में आइए। इतना सारा स्कोप है कि आप अपार संभावना है। मैं तो मतलब मेरे पास इतने लोग आते हैं, बच्चे दिन भर बच्चे लगे रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे कहाँ कहाँ पहुंच गए ना, और उनको देख के खुशी होती है। और जरूरी नहीं कि आप एग्रीकल्चर पढ़े हों, एग्रीकल्चर पढ़े, गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं। आत्मनिर्भर भारत 35% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, आप कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा लीजिएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 4% के ऊपर आपको इंटरेस्ट के ऊपर बैंक 2 करोड़ रुपए दे रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के दे रहा है। एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, ये तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है। ऐसी नंबर ऑफ स्कीम्स हैं। एनआरआरएम में आप गोटरी चले जाइएगा ना, स्कीम है। लेकिन एक्चुअली क्या है, अवेयरनेस कमी है। यूथ हमारा जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स को देखे और गवर्नमेंट की स्कीम को समझे, और उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या है उसको इवेल्युएट करते हुए और उनको अडॉप्ट करें। तो वो मुझे लगता है कि सक्सेस बहुत नजदीक हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि जितना इंफॉर्मेशन आज इस सेशन के थ्रू हम लोग को मिला है, आई थिंक ये लोग अगर कभी जितनी हमारी ऑडियंस उनसे जुड़ी, अगर ये लोग नॉर्मली गूगल भी करेंगे तो शायद इतने कम समय में इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद है। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपने ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चेंज मेकर्स क्लब से जुड़े हुए जो हमारी ऑडियंस है, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा सेक्टर है जैसा सर ने बताया। और अगर आपको इससे जुड़ी हुई जो और जानकारी अगर आपको चाहिए, सर की आप एक क्लिनिक मुरादाबाद में भी है, और सर की प्रोफाइल भी जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, वहां से आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि 5000 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स सर करवा चुके हैं, ऐसे बच्चों को बहुत इस प्रोफेशन से कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है इस सेक्टर की तरफ। और हम लोग आगे भी फिर कभी ऐसा ही एक अच्छा सेशन
इसे स्पेशली इस Sure. टॉपिक के ऊपर से हाँ, लेकर के नहीं, चलेंगे कि बहुत startup सारे क्या है। सेशन करेंगे। बिल्कुल। आप एक्चुअली क्या है कि अभी लगता है कि पिगरी करेंगे तो ऐसा होगा, पोल्ट्री हाँ। करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं, हम हर एक चीज के ऊपर एक एक सेशन करेंगे अच्छे स्तर और पर ताकि लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। आज यूथ को अपनी पावर का नहीं पता ना, जब हमें पावर का पता चलेगा कि हम ये कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट ना, तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ जाएंगे। Thank you so much sir and thank you so much to all the audience who have joined us so far। और आदित्य सर अगर कोई क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड तो आई जस्ट वांट कि आप बताएं एंड सर विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। सर एक सवाल है, सवाल ये है सर, अभी वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही थी तो मार्केट में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का अलग अलग कंपनी इसको बना रही है, तो हम कैसे इस चीज का पता लगाएं, मतलब एक आम नागरिक के नाते कि क्या सही, कौन सा सही है कौन सा। अच्छा सवाल है सर। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो अनऑथराइज बेच हाँ, रहे हैं। बहुत लोग सारे क्या है कि वो गन्ने की मैली मिला देते हैं, हाँ। वो प्योर आपका गोबर से नहीं बना रहे हैं, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो लेकिन जब आप उसको देखेंगे ना, आप उसको हाथ से देखें तो एक तो उसका दाना बस ऐसे चाय की पत्ती की तरह होगा और उसका जो कलर होगा वो ब्लैकिश ब्राउन होगा ना, और उसमें स्मेल नहीं, मतलब वो अच्छी होगी कंपोस्ट। और जो कंपोस्ट बना रहा है उसमें वैल्यू एडिशन कर सकता है। वैल्यू एडिशन कैसे करेगा? वैल्यू एडिशन करेगा ट्राइकोडर्मा से, वैल्यू एडिशन करेगा बोवेरिया बेसियाना से। अगर ट्राइकोडर्मा से करके वो ट्राइकोडर्मा युक्त बना दे तो बता वो फंगस को भी मार रहा है और न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को मिल रहे हैं। अगर बोवेरिया बेसियाना के साथ चला जाए तो इंसेक्ट को भी मार रहा है और उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट को नीम कोटेड भी इसमें है। नीम कोटेड तो यूरिया के ऊपर आ रहा है, नीम कोटेड, हाँ, नीम खली या नीम ऑयल इनका यूज सब ऑर्गेनिक में करते हैं। कोई और क्वेश्चन है? एक सवाल और है, सवाल ये कि इस ऑडियंस ने पूछा ये सवाल कि अगर कोई वर्मी का सेटअप किया हुआ है तो जैसे वो केचुआ लेते हैं तो कैसे पता चले कि वही केचुआ हमें वर्मी में यूज करना है, क्योंकि आजकल कई तरीके के। हाँ, यस, देखिए केचुआ जो अर्थवॉर्म हम यूज करते हैं, जो हमारे बारिशों में निकल आते हैं, वो नहीं करते, वो फेरिटिमा पोस्टुमा होता है। जो हम वर्मी कंपोस्ट में यूज करते हैं वो आइसिनिया फेटिडा होता है। वो आइसिनिया फेटिडा या एक आईवीआरआई ने वैरायटी डेवलप करी है नई ब्रीड, वो जयगोपाल है। तो उसका जो कलर होता है वो थोड़ा रेडिश वायलेट कलर का होता है, और जो नॉर्मल अर्थवॉर्म मिलेगा वो व्हाइटिश और ऐसे सॉइल के कलर का मिलेगा, वो हमें यूज नहीं करना, वो एक्चुअली बड़ा स्लो वर्कर है। ये जो आइसिनिया फेटिडा है या यूरिटिलिस यूजनी है, ये बहुत तेजी से काम करता है। ये अपने बॉडी वेट का 20 से 25 टाइम रोजाना खा करके निकाल देता है, तो हमारा ये बहुत तेजी से वर्क करता है। दूसरा एक क्या है, ये जो आइसिनिया फेटिडा है ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं खाएगा, ये मिट्टी नहीं खाएगा, तो ये मिट्टी में जाएगा ही नहीं आपके लिए। तो बेसिक, हाँ, और जो फेरिटिमा पोस्टुमा है वो मिट्टी खाएगा वो। तो ये हमारे लिए हमें ध्यान रखना होगा कि आइसिनिया फेटिडा, यूरिटिलिस यूजनी या जयगोपाल, हम इनको यूज करेंगे। किसी को भी कभी कुछ आपको ऑडियंस को एग्रीकल्चर के बारे में अभी जैसे कपिल जी ने बताया, आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं। मुरादाबाद में, आगरा, गोरखपुर, 3 जगह हमारे इंस्टीट्यूट है, हम तीनों जगह पर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करते हैं। मनोहरपुर मजोला थाने के सामने, मजोला थाने के पास, और वहीं मनोहरपुर में सबका क्लिनिक भी है, और डिटेल्स आपको लिंक में हम लोग शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच आदित्य सर, if there is any other query. So thank you so much for your time, and thank you so much to the audience. We'll meet again for the new session with some new topic. Thank you so much. Signing off. Good morning.